किसी भी देश के अंदर जो एक डिसाइडिंग वोटर बैंक होता है वो होता है यूथ। अगर आप इंडिया की बात कर लेंगे तो हमारे पास 40% यूथ है जिसको इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट करने की पूरी कोशिश करती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे एक आंकड़ा हमारे सामने आता है जो हमें थोड़े एक भ्रमित स्टेट में ले आता है कि हम एक क्वेश्चनेबल हमारे पास एक स्टेट आ जाती है कि कैसे 25 साल के युवा को 75 साल के नरेंद्र मोदी पसंद आते हैं और राहुल गांधी नहीं। इन अ वे अगर आप समझिए तो राहुल गांधी एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, वो उनकी बातें ज्यादा समझ सकते हैं, जेंजी कल्चर को समझ सकते हैं रादर देन अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो। उसके बावजूद भी अगर आप इस डेटे के थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग राहुल गांधी की शख्सियत से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं है जितना नरेंद्र मोदी के हैं। अगर आप तीन सवाल पूछ लीजिए कि आपको राहुल गांधी पसंद है या नरेंद्र मोदी, आपके पास एक डायरेक्ट आंसर आएगा कि नरेंद्र मोदी पसंद है। अब आप बोलेंगे ये पीआर का गेम है, पर अगर आप उनसे रीजन पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली पीआर का गेम नहीं है, ये एक पर्सनालिटी और ऑरा का गेम है। और जिस तरीके के डिसीजन बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 से लिया है उसका गेम है। अगर आप पूछेंगे कि आपको राहुल गांधी में क्या पसंद आता है तो लोग कहेंगे कि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से आपको कौन पसंद है तो वो सिंपली आपको सबसे पहला जो आंसर आएगा वो आएगा मोदी जी। अगर आपको लगेगा कि ये एक तरीके का पीआर गेम है तो भी आप उसके अंदर रीजंस तो पूछेंगे, उस रीजंस के तहत आपको पता चलेगा कि लोगों को नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी, उनकी जियोपॉलिटिकल सेंस और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया का कल्चर उन्होंने और ज्यादा उभार के आपके सामने लाया है, वो सब चीजें यूथ को इस टाइम पर अट्रैक्ट करती है। एक समय था, क्योंकि मैं यूपी से हूं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एक समय था यूपी में अयोध्या, काशी बहुत टाइम से बसे हुए हैं, इतना टूरिज्म कभी वहां पे आता ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब बनारस से अपने आप को कंटेस्ट किया इलेक्शन के अंदर, उन्होंने बनारस का इतना भयानक तरीके से डेवलपमेंट किया। इस टाइम पे आप देखेंगे तो लोग एक ट्रायंगल पूरा करने की कोशिश करते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। आप कुंभ का एग्जाम्पल ले लीजिए, महाकुंभ 12 साल में एक बार जो आने वाला था, उसकी जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, चीजें थी, उसके तहत लोग इतना अट्रैक्ट हुए थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ को बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम ऑफ द टाइम बड़े बुजुर्ग और फिर एक शादीशुदा के ऊपर वाले वर्ग के लोगों के ऊपर डिफाइन किया जाता था। पर कुंभ के अंदर यूथ भी उतने आए थे। जी हाँ, मीडिया हाउसेस से लेके छोटे छोटे बच्चे से लेके टीनेज कॉलेज स्टूडेंट्स वो तक जाते हैं। इस टाइम पर काशी का जो क्रेज है लोगों के अंदर, जो टूरिज्म बूस्ट हुआ है, इसी पीआर गेम की वजह से ही तो हुआ है। यूपी के लोगों को कितनी राहत है। कभी किसी ने सोचा था कि यूपी भी टूरिज्म का एक केंद्र बनेगा? 2024 का एक डेटा आया था जिसके अंदर यह बताया गया था कि गोवा से 200% लोग ज्यादा अब बनारस जाने लगे हैं। देव दीपावली जैसे जो उत्सव है, इन सब चीजों को इतने बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज करना। देव दीपावली ओरिजिनली अगर आप समझिए तो अयोध्या का एक पार्ट थी, अयोध्या में होती थी, वो एक छोटा सा फंक्शन माना जाता था। बनारस में भी सदियों से होती थी, पर इस तरीके का जो भव्य प्रेजेंटेशन इस टाइम पर हो रहा है वो कभी नहीं होता था। ये सब जो चेंजेस आए हैं टूरिज्म को रिलेटेड, टूरिज्म की चीजों को रिलेटेड, यूथ को अपने कल्चर से दोबारा मिलाने के लिए जो नरेंद्र मोदी ने एक पहल डाली थी, ये यूथ को बहुत अंदर ही तरीकों से भा जाती है, जिस वजह से यूथ की पहली और क्लियर चॉइस नरेंद्र मोदी होते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो स्पीचेस है उसको कंपेयर करिए, राहुल गांधी नो वंडर ऑपोजिशन में है तो वो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसिज्म और ये सब चीजें करेंगे, पर वो सिर्फ क्रिटिसिज्म की ही बात करते हैं। कभी अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर तहत कुछ हो जाए तो भी वो करंट गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं। जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन का काम है, वो करेंगे, लेकिन किसी चीज का एक सोल्यूशन होता है। अगर आप यूएस के अंदर देखेंगे तो अब जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों कैंपेन कर रहे थे, पर उन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी जो इंडिया के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में नहीं होती है। उन दोनों के अंदर ये था कि उन दोनों ने अपने देश की छवि खराब नहीं होने दी। जी हाँ, उन दोनों ने बेसिकली आपके अबॉर्शन राइट्स पे बात की थी, पर अमेरिका के अंदर कितनी चीजें हैं, इमिग्रेंट्स इशू है, लोगों को भगाया जा रहा है, वहां से नौकरियां नहीं मिल रही है, वीजा की वजह से परेशान है, हेल्थ इंश्योरेंस की दिक्कत है, पर ये सब चीजें किसी ने स्टेट नहीं की। लोगों को अपनी जो
कंट्री की जो चीजें हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखेंगे या फिर आप अंतरराष्ट्रीय जो ग्लोबल पावर्स है उनकी बात करेंगे, वो उन चीजों को बाहर ही नहीं लाने देते हैं। वो अपनी देश की चीजों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ कुछ होता है तो राहुल गांधी के कहते हैं जो हमारे देश के अलाइनमेंट में जो कंट्रीज नहीं है उनके साथ भी मिल बांट कर पूरी बात करके बीजेपी की बुराई करके इंडिया की बुराई करके वापस चले आते हैं। इससे बाहर के देश में एक ग्लोबल मैसेज चला जाता है कि ये दोनों पार्टी के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इनके अंदर एक तरीके की यूनिटी नहीं है। एंड में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पर हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए कि हम एंड में तो इंडियंस ही हैं। पर ये जो डिफरेंस है, ये इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, ये कंप्लीटली इस टाइम पर भूल चुकी है। मनमोहन सिंह की जब सत्ता थी, ये सब कुछ था, तब फाइनेंशियल डिसीजंस तो बहुत अच्छे लिए गए थे, पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई थी इतनी ज्यादा? क्या ट्रिपल तलाक जैसे इश्यूज जो इस टाइम पर रेस किए जा रहे, क्या वो तब हुए थे? नहीं हुए थे। अगर बात की जाती है कि बीजेपी एक सिर्फ वर्ग को ही प्रोत्साहन देती है, चीजें देती है, लेकिन आप एक तरीके से देखिए कि ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को भी कितना केटर किया गया, कितना ज्यादा बीजेपी ने कम करने की कोशिश की। और आज मुस्लिम औरतें सिर्फ उस 3 शब्द पे आधारित नहीं है, जिस बेसिस पे उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी जिंदगी बदल दी जाती थी, उस डर में वो उन्होंने कितने साल काट दिए थे। लेकिन बीजेपी के आने के बाद से चीजें बदली। बीजेपी जब आई, उन्होंने कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। कितने टाइम से लोग ये चीज चाहते थे, कितने टाइम से कश्मीरी पंडितों को अपने हित की चीजें चाहिए थी। उसके बाद से बीजेपी ने कश्मीरी पंडित को श्रीनगर और कश्मीर के बहुत एरियाज में पोस्ट करने की कोशिश की, उन्हें नौकरियां दिलवाने की कोशिश की, जिसके तहत वो अपनी मातृभूमि वापस जा सके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से उनकी टारगेटेड किलिंग होने लगी। तो पहल तो हमेशा बीजेपी ने की ही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब एग्जीक्यूट होना ना होना और काफी चीजें एक साथ बीच में आ जाती हैं। पर राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी ने माना कि देश के बहुत से जो इश्यूज हो रहे हैं उसको रेस किया, चीजें की, पर क्या उनके जो पूरी स्पीचेस होती है कैंपेन के अंदर, मैनिफेस्टोज होते हैं, उसमें डेवलपमेंट की बात होती है? नहीं होती है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर आप बिहार इलेक्शन की बात कर लीजिए तो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, और आरजेडी की तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के नाम से भी जाने जा रहे हैं। इस टाइम पे वो सूटेबल मुख्यमंत्री भी माने जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैं 1.2 करोड़ के कहते हैं लोगों को, जो बिहार की जनता है, उनको मैं गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा। क्या ये आंकड़ा पॉसिबल है? 1 करोड़ लोग को आप गवर्नमेंट जॉब कैसे दिला सकते हैं? बिहार के अंदर सिर्फ 20 लाख गवर्नमेंट जॉब है ही। और ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी यादव ने अपनी ही कुछ सुर में बोल दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस के साथ उनकी बैठक हुई होगी, बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही कुछ ऐसा क्लेम कर रहे होंगे ना। और उन्होंने, चलिए होता है कभी कभार नेताएं बैठते हैं और अपनी स्पीचेस में बहुत देर तक कहते हैं बहुत ही ज्यादा झूठ बोल देंगे या हवा में बात कर लेंगे। पर तेजस्वी यादव ने एक बार नहीं, 2 बार यही चीज बोली। और इसके बाद से सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा कि ये कैसे, किस तरीके से आंकड़े देख रहे हैं। तो यूथ जो हमारा है वो तो ये देखता ही है ना कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं, कितना कैलकुलेटिव होकर गवर्नमेंट चीजों को देख रही है। इस टाइम पर यूथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत हद तक इंप्रेस है। सिर्फ यूथ की ही मैं नहीं बात करूंगी, पर अगर आप जियो पॉलिटिकल देखिए, अभी ट्रंप ने जब इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया था, तब क्या हुआ था? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बीजेपी तो बहुत बोल रही थथी कि यूएस और इंडिया बहुत अच्छे एलाइज हैं, ये वो, और उसके बावजूद भी 50% टैरिफ आया। देखिए, 50% टैरिफ इंडिया पे लगा, इसमें कोई भी डिनाइल की बात है ही नहीं। पर दूसरी जगह आपको ये भी देखना होगा कि ट्रम्प के कितने ही इनवैलिड रीजंस थे 50% टैरिफ लगाने का। उसका एक तरीके से बदला निकालना था उसको, जिस हिसाब से इंडिया रशिया से तेल ले रही थी, उसलिए वो बदला निकालना चाह रहा था। जबकि आप ये भी देखिए कि इंडिया से बहुत ज्यादा तेल चाइना ले रहा था, पर चाइना से उसने बदला नहीं निकाला, क्योंकि उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। उसने इंडिया को कमजोर समझा और इंडिया से बदला निकालने की कोशिश की। पर उस पूरी सिचुएशन में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का एक क्लियर जो पर्सपेक्टिव और डिफरेंस दिखा, वो मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी ने बीजेपी को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ब्लेम किया, बनता है, ऑपोजिशन है, करेंगे, पर इस चीज का सोल्यूशन कहाँ है? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन में आती है,
तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ ही करना ऑपोज़िशन का एक काम होता है? क्या सॉल्यूशन देना या फिर चीज़ें करना इस टाइम पे उसका काम नहीं है? अगर 50% टैरिफ इंडिया पे लगेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ़ बीजेपी के लोग और बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी ही सिर्फ़ अफ़ेक्ट होगी। कांग्रेस पार्टी के भी लोग इंडियंस ही है, इसी देश के अंदर रहते हैं, उनको भी दिक्कतें होंगी, उनकी भी प्राइवेट कंपनीज़ को दिक्कत होंगी जो यूएस में अपना सामान पहुँचाते हैं। तो उस टाइम पे अगर सब मिलकर थोड़ा एक डिसीज़न ले लेते तो सही रहता। पर उस टाइम पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो बयानबाज़ी थी, उससे तो उफ़! क्या ही बोला जाए। उससे ग्लोबली ये मैसेज पहुँचा कि कैसे इंडिया के अंदर इतनी बड़ी आफ़त आ गई, उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टी वोटर बैंक लिस्ट को भरने के लिए ही बात कर रही है। ये एक जो डिफ़रेंस है, ये यूथ देखता है। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ने सीधे-सीधे करते-करते जापान के साथ अपने टाइज़ किए, रशिया के साथ दोबारा टाइज़ किए, चाइना के साथ इतना बड़ा स्टेप ले लिया, चाइना जैसी कंट्री पे भरोसा करना शुरू कर दिया जिसने इंडिया को बहुत भारी धोखा दिया है, पर उन्होंने ये रिस्क लिया। ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है यूथ को, ये भी बहुत अट्रैक्ट करती है, जो लोगों को राहुल गांधी की शख्सियत के अंदर नहीं दिखता है। क्रिटिसिज्म में तो बहुत अच्छे नारे लगाते हैं ये लोग, पर बात जब ग्राउंड पर आती है, कॉन्फिडेंस पर आती है, तब इन दोनों की चीजों में बहुत हद तक एक क्लियर डिफरेंस दिखने लगता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसकी सत्ता चलेगी और किसको ज्यादा पसंद करेगी यूथ। चीजें बदलती रहती हैं, एंड में ये पॉलिटिक्स है, आज कोई राजा है, कल कोई क्या कहते हैं बदल जाएगा। तो इन सब चीजों पे हम बात करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।